दोस्तों, मैं BN सिंह बुंदेलखंड परिवार में आपका स्वागत तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि यहाँ लिखा है RRB NTPC ग्रुप डी SSC CGL MTS CHSL ऑल एग्जाम में जहाँ पर साइंस पूछी जाती है वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है, एक एक शब्द भी इम्पोर्टेंट है। जैसे तो आज साइंस पढ़ेंगे, साइंस इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। यहाँ है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। जैसे हिंदी में बोला जाए जैसा कि जीव विज्ञान का परिचय या अध्ययन। तो बायोलॉजी शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा एक प्राचीनतम भाषा है, ठीक है, प्राचीनतम भाषा है। जैसे दो शब्दों से मिलकर बना है बायोलॉजी, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब लिविंग, लॉजी स्टडी। जैसे हिंदी में बोला जाए लिविंग स्टडी को, तो लिविंग माने जीवन, स्टडी मतलब अध्ययन। तो बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा एक प्राचीनतम भाषा है। ग्रीक भाषा एक प्राचीनतम भाषा है। बायोलॉजी का बात की जाए तो बायोलॉजी जीव विज्ञान की भाषा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी कहलाती है, ठीक है। तो बायोलॉजी का नामकरण आपसे पूछा जाए कि बायोलॉजी का नामकरण किसने दिया, तो आप क्या बताओगे? लेमार्क एंड टिनिवियस। जब तुम जो देखो, जैसे आपसे बोला जाए कि बायोलॉजी का नामकरण या शब्द किसने दिया, तो आप क्या बोलोगे? लेमार्क एंड टिनिवियस, ठीक है, ये तो पता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कब फादर्स ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के पिता, तो आप क्या कहोगे? एरिस्टोटल या अरस्तू। यहाँ है बायोलॉजी के पिता या फादर ऑफ बायोलॉजी। आपसे पूछेंगे फादर्स ऑफ बायोलॉजी या बायोलॉजी के पिता, तो आप क्या बताओगे? आपका जवाब होगा अरस्तू या एरिस्टोटल, ठीक है। तो अरस्तू। अब अरस्तू की बात कही जाए तो इनका जन्म 385 ईसा पूर्व में हुआ था। अरस्तू का जन्म आपसे पूछा जाए
अरस्तु का जन्म या एरिस्टोटल का जन्म कब हुआ था, तो आप क्या बताओगे? 385। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए का इनकी अरस्तु की मृत्यु कब हुई थी, तो आपका जवाब होगा 323 ईसा पूर्व। 323 ईसा पूर्व। ठीक है। अब ये आपसे ये पूछा जाए कि ये अरस्तु है ना, ये अरस्तु शिष्य किसके थे? ठीक है। तो आपका आंसर होगा प्लूटो। प्लूटो अरस्तु है जो फादर्स ऑफ बायोलॉजी के पिता, इन बायोलॉजी के पिता है ना जो अरस्तु, ये प्लूटो के शिष्य थे। ठीक है। जिनका जन्म 385 ईसा पूर्व में और इनकी मृत्यु की बात कही जाए तो 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी। ठीक है। अब ये पूछा जाए कि ये गुरु किसके थे? अरस्तु, आपसे पूछा जाएगा गुरु अरस्तु गुरु किसके थे, तो आपका आंसर होगा सिकंदर। सिकंदर सिकंदर के यह गुरु थे अरस्तु या एरिस्टोटल। एरिस्टोटल। ठीक है। एरिस्टोटल यानी एरिस्टोटल की बात कही जाए तो यह प्लूटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए बायोलॉजी ऑफ ब्रांच यानी जीव विज्ञान की शाखाएं, तो आप लोग हेडर आप लोग ये नोट कर लीजिए पहले। जैसा कि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है। तो आप जैसे देख लीजिए शुरू से इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का परिचय या अध्ययन। तो बायोलॉजी, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब लिविंग, लिविंग हिंदी में बोला जाए जीवन या जीव। ठीक है। और स्टडी, स्टडी मतलब लॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी हिंदी में बोला जाए स्टडी मतलब अध्ययन, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी कहलाती है। ठीक है। यानी आपसे पूछा जाए बायोलॉजी के पिता या फादर्स ऑफ बायोलॉजी, तो आपका आंसर होगा अरस्तु। अरस्तु। अब इनसे पूछा जाए कि अरस्तु का जन्म, तो उनका जन्म 385 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और पूछा जाए 323 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। तो यह अब आपसे पूछा जाए कि मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो आपका आंसर होगा यूनान। यूनान। ठीक है। इनकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में यूनान में हुई थी। ठीक है। यानी आपसे पूछा जाए अरस्तु एरिस्टोटल ये प्लूटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे, सिकंदर के गुरु थे। ठीक है। बायोलॉजी का नामकरण, यानी आपसे पूछा जाए कि बायोलॉजी का नामकरण किसने दिया था, तो आपका आंसर है लेमार्क एंड टेनिवियस। क्या है? लेमार्क एंड टेनिवियस। ठीक है। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। बायोलॉजी शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द है। एक ग्रीक भाषा क्या है? ग्रीक भाषा एक प्राचीनतम भाषा है। ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है। तो अब हेडिंग डालो बायोलॉजी ऑफ ब्रांच। ठीक है। बायोलॉजी ऑफ ब्रांच यानी इसको हिंदी में बोला जाए जीव विज्ञान की शाखा। ठीक है। जीव विज्ञान की शाखा। ठीक है। इसको बायोलॉजी ऑफ ब्रांच, इसको दो भागों में बांटा जाए। दो ब्रांच हैं, एक जूलॉजी, दूसरा बोटनी। जूलॉजी
और बोटनी। अब इसको जूलॉजी को हिंदी में बोला जाए जंतु विज्ञान, और बोटनी का हिंदी में नामकरण किया जाए तो वनस्पति विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी शब्द आपसे पूछा जाए कि जूलॉजी का मतलब, जूलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जू प्लस लॉजी। ठीक है, तो जू प्लस लॉजी। जू का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा। जू का मतलब होगा जंतु, जंतु। लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी। जंतु को एनिमल भी बोला जाता है। ठीक है, स्टडी, स्टडी का हिंदी में नामकरण किया जाए तो अध्ययन, अध्ययन। जूलॉजी आपसे पूछा जाए तो जूलॉजी क्या है। ठीक है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, जिसके अंतर्गत जंतुओं या एनिमलों का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाती है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए फादर्स ऑफ जूलॉजी, यानी फादर्स ऑफ जूलॉजी मीन जूलॉजी के पिता, तो आपका आंसर होगा अरिस्तु, अरिस्तु, यानी अरिस्तु, फादर्स ऑफ अरिस्तु, यानी फादर्स ऑफ जूलॉजी के अरिस्तु। ठीक है, यानी जूलॉजी के पिता। इनका जन्म का आपको पता होगा 385 ईसा पूर्व यूनान। ठीक है, और मृत्यु भी आपको बता दी गई है 323 ईसा पूर्व यूनान में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये तो आपको जानकारी पहले से भी मिल चुकी है। ठीक है, अब बोटनी, यानी सॉरी अरिस्तु, अरिस्तु की एक पुस्तक है, अरिस्तु की एक पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमल, हिस्टोरिया एनिमेलिया। एनिमेलिया। ठीक है, यानी आपसे पूछा जाए यानी बायोलॉजी पर सबसे पहली पुस्तक कौन है, तो आपका आंसर होगा हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया। आपसे बोला जाए कि बायोलॉजी, फादर्स ऑफ बायोलॉजी क्यों कहा जाता है अरिस्तु को, तो आपका आंसर होगा हिस्टोरिया एनिमेलिया ने अरिस्तु ने पुस्तक में 500 प्रकार के अरिस्तु की बुक हिस्टोरिया एनिमेलिया। ठीक है, यानी आपसे पूछा जाए का बायोलॉजी पर पहली पुस्तक अरिस्तु की हिस्टोरिया एनिमेलिया है। ठीक है, अब बोटनी, बोटनी हिंदी में नामकरण किया जाए वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अब इसमें बोटनी क्या है। बोटनी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। ठीक है, सॉरी बोटनी कहलाती है। यानी आपसे पूछा जाए स्टडी ऑफ प्लांटेरियम, यानी पौधों का अध्ययन, पौधों का अध्ययन, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों का अध्ययन किया जाता है, बोटनी कहलाती है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि फादर्स ऑफ बोटनी, यानी आपसे पूछा जाए फादर्स ऑफ बोटनी, तो आपका आंसर क्या होगा, सोचिए। आपका आंसर
फादर्स ऑफ बॉटनी, यानी हिंदी में इसका बोला जाए वनस्पति के पिता, वनस्पति के पिता थियोफेस्टस, 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 यानी आपसे बोला जाए कि फादर्स ऑफ बॉटनी, यानी वनस्पति के पिता थियोफेस्टस। इनकी थियोफेस्टस की एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेयम, हिस्टोरिया प्लांटेयम, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेयम पुस्तक किसकी है, तो आप आंसर दोगे थियोफेस्टस, यानी आपको सीखने में ही कुछ परेशानी नहीं है, क्योंकि हिस्टोरिया इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन हिस्टोरिया प्लांटेयम मतलब पादप, पादपों, ठीक है, और हिस्टोरिया एनिमेलिया मतलब जंतु, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है। और पहली बात तो ये नोट करने की आपको जरूरत नहीं है, पीडीएफ भी मिलेगी आपको, ठीक है, समय समय पर हर टॉपिक की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर आपको साइंस भी पढ़ा दी जाएगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बुंदेलखंड परिवार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, और शेयर अवश्य करें, ठीक है। लाइक करें में कोई कंजूसी ना करें आप लोग, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। चलो ठीक है, अब आप लोग आगे देखो। और पहली बात, आपको साइंस में कभी भी डाउट हो तो आप पूछ लिया करो, ठीक है, कहीं कभी भी पूछ लिया करो साइंस में डाउट, ठीक है, और कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी साइंस में। अन्यथा बोला जाए तो कोई भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास ऐसे सारे लोग हैं कि कोई भी सब कहीं कभी भी आपको दिक्कत आने नहीं देंगे, ठीक है। तो आप आगे हेडर डाल लीजिए, आप आगे जीवधारियों के लक्षण, हेडिंग है जीवधारियों के लक्षण, ठीक है। नहीं आपको बोला जाए जीवधारियों के लक्षण, तो एक नंबर पर है कोशिकीय संगठन, कोशिकीय संगठन, ठीक है, जीवधारियों के लक्षण, ठीक है, इसमें है कोशिकीय संगठन पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे सेल, सेल सेल आपको कहा जाए कि सेल हिंदी में बोला जाए इसको, सेल को कोशिका, कोशिका, यानी आपसे बोला जाए कोशिका क्या है, तो आपका जवाब होगा कोशिका यह जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, ठीक है, या इसको बोला जाए यूनिट, यह जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है,
ठीक है। यानी आपसे बोला जाए सेल या कोशिका क्या है, तो आप बोलोगे यह जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका। अब ठीक है, अब इससे पहले आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। जो लोग हम पानी वानी पीते हैं, आप लोग ये नोट करो जो लोग। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यानी आपसे पूछा जाए कोशिका क्या है, कोशिका यह जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, इकाई को बोला जाए यूनिट, यूनिट कहते हैं इकाई को। ठीक है, अब सेल इन्हें बोला जाए कोशिका। अब कोशिका कहीं की भी हो सकती है, जैसे मस्तिष्क की, यकृत की, या कहीं की भी कोशिका हो सकती है। ठीक है, तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर या कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह कोशिकाओं का समूह होता है। यानी बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक, ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक, ऊतक को जैसे यहाँ आप लोग डायग्राम से समझोगे, सेल इन्हें बोला जाए कोशिका। यानी कोशिकाएं बहुत सारी मिलकर ऊतक, ऊतक का निर्माण करती हैं। इसको ऊतक को अंग्रेजी में बोला जाए ओतकी, ओतकी। ठीक है, यानी बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब बहुत सारे ऊतक मिलकर, बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग, अंग का निर्माण करते हैं। अंग को ऑर्गन भी कह सकते हैं, ऑर्गन। ठीक है, बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब अंग जैसे आंतरिक अंग बोला जाए तो आमाशय, अग्नाशय, यकृत जैसे। ठीक है, और जैसे बाह्य अंग बोला जाए आपसे, बाह्य अंग, तो बाह्य अंग का भी आपको पता होगा, जैसे नाक, कान, त्वचा, यह बाह्य अंग है। ठीक है, बाह्य अंग, अंग बहुत सारे मिलकर एक अंग तंत्र, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक नोट कर लीजिए। ठीक है, आप अब इससे आगे और भी पढ़ेंगे। तो इसके आगे है टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल यानी कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार। तो आप लोगों को राइटिंग थोड़ी समझ में आई होगी, उसके लिए हमको खेद है। टाइप्स ऑफ सेल, इसका हिंदी में नामकरण किया जाए तो कोशिका के प्रकार।
आपसे पूछा जाए कोशिका के प्रकार, तो आपका जवाब होगा कोशिका 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ेंगे आप। तो आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर आप आगे और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो दोस्तों आपने नोट कर लिया टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। तो आपको पता होगा कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस कैरियोटिक। ठीक है, प्रो माने क्या होता है? प्रो प्राचीन, और कैरियोटिक माने न्यूक्लियस या केंद्र। ठीक है, और यूकैरियोटिक, यू मतलब वास्तविक, और कैरियोटिक माने केंद्र। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। पहली बात तो आप एक डायग्राम बनाएं प्रोकैरियोटिक को और यूकैरियोटिक को। आपसे बोला जाए पहला पॉइंट प्रोकैरियोटिक में लिख लीजिए, यह आयत विकसित होती हैं। प्रोकैरियोटिक आयत विकसित होती हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक की बात कही जाए तो यूकैरियोटिक है पूर्ण विकसित होती हैं। ठीक है, आपसे बात कही जाए कि प्रोकैरियोटिक है आयत विकसित होती हैं और यूकैरियोटिक पूर्ण विकसित होती हैं। दूसरा पॉइंट, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या? प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। यूकैरियोटिक की बात कही जाए तो इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट बात कही जाए तीसरा पॉइंट की, तो इसमें लैंगिक जनन नहीं होता। किसमें? प्रोकैरियोटिक में लैंगिक जनन नहीं होता है, तो इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है। और यूकैरियोटिक की बात कही जाए तीसरा पॉइंट, तो इसमें लैंगिक जनन होता है। और प्रोकैरियोटिक की नंबर 4 की बात कही जाए तो इसमें राइबोसोम 70S, एस लिखा है, 5 नहीं है, एस लिखा है। इसमें राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं या पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार भी पूछ चुका है।
ठीक है। और यूकेरियोटिक की बात कही जाए तो इसमें राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक की बात कही जाए तो इसमें राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हैं। और यूकेरियोटिक की बात कही जाए तो इसमें राइबोसोम 80S प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है। और 5 नंबर इसमें डीएनए इसमें प्रोकैरियोटिक में डीएनए प्रोटीन के साथ नहीं पाया जाता है, नहीं प्रोटीन के साथ नहीं पाया जाता है। यानी आपसे पूछा जाए कहाँ प्रोकैरियोटिक में डीएनए प्रोटीन के साथ पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा कि डीएनए प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन के साथ नहीं पाया जाता है। और यूकेरियोटिक की बात कही जाए तो इसमें डीएनए प्रोटीन के साथ पाया जाता है। इसमें डीएनए प्रोटीन के साथ पाया जाता है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक की बात कही जाए तो प्रो मतलब प्राचीन, कैरियोटिक मतलब केंद्रक। यूकेरियोटिक की बात कही जाए तो यू मतलब वास्तविक और कैरियोटिक माने केंद्रक। ठीक है। प्रोकैरियोटिक की फर्स्ट नंबर की बात कही जाए तो यह आध विकसित होते हैं और यूकेरियोटिक पूर्ण विकसित होते हैं। ठीक है। और प्रोकैरियोटिक दूसरे नंबर की बात कही जाए तो इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं और यूकेरियोटिक में केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है। 3 नंबर की बात कही जाए तो इसमें राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हैं और यूकेरियोटिक की बात कही जाए तो इसमें राइबोसोम 80S प्रकार के पाए जाते हैं। चौथा नंबर की बात कही जाए प्रोकैरियोटिक की तो इसमें डीएनए प्रोटीन के साथ नहीं पाया जाता है और यूकेरियोटिक में डीएनए प्रोटीन के साथ पाया जाता है। ठीक है। और 5 नंबर की बात कही जाए तो इसमें केंद्रक प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है और यूकेरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। और 6 नंबर की बात कही जाए कोश का विभाजन आसूती होता है इसमें। ठीक है। इसमें कोश का विभाजन आसूती होता है। और प्रोकैरियोटिक की बात कही जाए तो इसमें कोश का विभाजन आसूती होता है और यूकेरियोटिक की बात कही जाए तो इसमें कोश का विभाजन दोनों प्रकार से भी हो सकता है, समसूती या असूती। ठीक है। सॉरी, समसूती या अर्धसूती। इसमें कोश का विभाजन समसूती एवं अर्धसूती दोनों प्रकार से भी हो सकता है। ठीक है। और प्रोकैरियोटिक की लास्ट पॉइंट की बात कही जाए जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो हिंदी में कहा जाए जीवाणु, जीवाणु और नीलहरित शैवाल, नील हरित शैवाल। और यूकेरियोटिक की बात कही जाए शैवाल की कोश का दूसरे नंबर की बात कही जाए पादप की कोशिका,
पादप की कोशिका आदि। ठीक है, तो एक क्लास आपको कैसी लगी? तो ये अंग अब इसके आगे का अब कल होगा। ठीक है, तो आप लोग बताएं आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करें। और जो जिस चीज़ को आज पढ़ा गया वो भी आज सीखें, और जिस चीज़ अब आगे की क्लास अब कल होगी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करें आप लोगों की क्लास कैसी लगी है, और बुंदेलखंड विभाग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें कि आप लोगों की क्लास कैसी लगी।